हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकुल गौतम आप लोगों के सामने दोबारा से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी पे है, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी कहते हैं। उस सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मुकुल गौतम द वॉइस ऑफ यूथ को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे मेरी नई वीडियोज़ का। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो आज का जो टॉपिक है वो बेरोज़गारी पे है। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ दो लाइन याद आ रही हैं, उनके ऊपर पहले अब जिक्र करूँगा। कमा लूँ मैं सब कुछ, कमा लूँ मैं अब कुछ, बस यही सोचता हूँ मैं एक बेरोज़गार हूँ। जी हाँ, कमा लूँ मैं अब कुछ, बस यही सोचता हूँ मैं एक बेरोज़गार हूँ। ये उस युवा के दिल के दर्द का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि बेरोज़गारी की अथाह हो चुकी है इस देश में। मैं बेरोज़गारी पे आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा। बेरोज़गारी है क्या? बेरोज़गारी पढ़ा लिखा इंसान जब अपने स्तर का जॉब नहीं पा पाता और इकोनॉमिकल वेल्थ को इकोनॉमिकल हेल्थ को मेज़र नहीं कर पाता है, उसको हम बेरोज़गारी कहते हैं। ठीक है साहब। तो अब मैं बात करूँगा, जितनी भी बात करूँगा मैं पहले तो 2019 के एंड तक की बात करूँगा। 2020 का जो डेटा है वो मेरे पास जून का भी है और मई का भी है, तो उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे की बात करता हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितनी भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का कैलकुलेशन करा जाता है, एम्प्लॉयमेंट रेट का कैलकुलेशन करा जाता है, वो NSO करती है। ठीक है, जो कि हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडरटेकिंग में सारा काम होता है। तो उसके हिसाब से जो कि रेट ऑफ हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2018 था, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.17 है, जो कि लास्ट 45 ईयर का अपने आप में सबसे हाईएस्ट है। लास्ट 45 ईयर्स का दोस्तों, लास्ट 45 ईयर्स का। इसका बाइफिकेशन करता हूँ। रूरल में बात करूँ तो 5.3 है, और अर्बन में करूँ, अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 7.8% है दोस्तों, 7.8%, जो कि दोनों को कंबाइन करूँगा तो 6.1 बनता है इंडिया के हिसाब से। विच इट वॉज एक्चुअली एन ये कहना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए था जून 2019 में। जून 2019 में प्रेजेंट हुआ ये, जो कि प्रेजेंट हो जाना चाहिए था 2018 के अंदर। ये पूरा 1 से 2 साल के बीच का गैप के हिसाब से ये प्रेजेंट किया गया, जो डेटा दिया गया लास्ट टाइम। ठीक है, अब इसी के पैरेलल एक रिपोर्ट और आई, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कराया, जिसका नाम था CMIE रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जून 2020 के स्टैटिक्स जो है, आंकड़े जो हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। वो क्या है? वो 24% बता रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% पहुंच जाएगा। उसका बताता हूं बाइफिकेशन आपको, अर्बन और रूरल। अर्बन की बात करूंगा तो 12.02, रूरल की बात करता हूं 10.52। ये जो स्थिति है, ये स्थिति दिन पर दिन बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, जैसा कि हम देख रहे हैं। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2019 तक की, उसके बाद की बात नहीं करा अभी मैंने। और ये जो आपको CMIE की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो मैंने जून की बताई है, जो कि उन्होंने मई में पब्लिश करी थी। ठीक है, अब इन्हीं सभी आंकड़ों को देखते हुए हमारे जो स्टैटिकल ऑफिसर हैं, श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी, कहते हैं कि इट इज़ अ न्यू डिज़ाइन न्यू मैट्रिक्स, इट इज़ अ न्यू डिज़ाइन न्यू मैट्रिक्स, इट वुड बी अनफेयर टू कंपेयर इट विद द पास्ट। अब मैं प्रवीण श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूँगा, सर मुझे ये बताइए कि किस टाइप का नया डिज़ाइन है और किस टाइप की नई टाइप की मैट्रिक्स आप लोगों ने निकाली है, जो कि आपने 2 साल पूरा समय लेने के बाद दिया ये। और अभी तो कोई लेटेस्ट रिपोर्ट ही नहीं आई है अनएम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने होल्ड पे करवा दिया है इन सब चीज़ों को, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि ये सब फैक्ट एंड फिगर्स हैं और ये रियलिस्टिक फिगर्स नहीं है एक्चुअली, ये अपने आप में एक जस्ट एन आंकड़े हैं। ठीक है साहब। तो अब जो गवर्नमेंट कहती है, ठीक है, मान लिया, उन्हीं की बात पे ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कराया था, जो कह रही है अपने आप में कि भाई 6.17% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये ना मैं कह रहा हूँ ना कोई और कह रहा है, ये तो उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, जो कि NSO है। और NSO की रिपोर्ट्स को हम पूरा तरह से ट्रस्टेबल और ऑथेंटिकेट मानते हैं। अब मैं बात करूंगा इनके कॉजेस पे, जो कि कॉजेस की लिस्ट मेरे पास थोड़ी सी लंबी है, तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा जिससे आप लोग समझ पाए। देखिए, जॉबलेस इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, जॉबलेस है हमारे पास, इकोनॉमिकल ग्रोथ है नहीं। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ MSME, डिक्लाइन ऑफ MSME का मतलब स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को नकार दिया गया है पूरी तरह से।
सारी जितनी भी स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। उनको ना ही कोई लोन्स की सुविधा मिली, ना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें थी जो दिक्कत दे रही हैं। मोबिलिटी ऑफ लेबर जो सबसे बड़ा कारण है, मोबिलिटी ऑफ लेबर वही कि गांव से लोग गांव से जो चले गए या गांव से जो लौट के नहीं आना चाह रहे हैं शहरों में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। एजुकेशन, इनफैक्ट एजुकेशन सुधरी है पहले से अब तक देखा जाए तो, बट अभी भी हम एजुकेशन में लैग करते हैं बहुत से एरियाज में। पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप में हम सब जानते हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पे हम आते हैं, 1.3 मिलियन हमारी जनसंख्या है, तो अपने आप में एक चिंताजनक विषय है, इसको बोलूँगा मैं। और फॉल्टी प्लानिंग है हमारी, प्लानिंग हमेशा हम लैग करते हैं। देखा जाए तो हमने देखा डिमोनेटाइजेशन में देख लिया हमने, और भी तरीके थे, और भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ली। ये एक डिमोनेटाइजेशन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला क्योंकि डिमोनेटाइजेशन भी एक अपने आप में पूरा फैक्टर रखता है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। वो मैं बताऊंगा कैसे हुआ। एग्रीकल्चर जो कि बिगेस्ट एम्प्लॉयर था हमारा, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी हमारी अपने आप में धीरे धीरे देखा जाए तो डाउनफॉल में जा रही है। जो हमारे फार्मर्स हैं वो बेचारे, उनको लोन्स प्रॉपरली पास नहीं होता, जो लोन है उनके लोन को वेव ऑफ नहीं करा जाता, तो उससे अपने आप में अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें बढ़ रही हैं। लोग फार्मिंग की तरफ को दूर भाग रहे हैं उनसे। अब बात करूंगा पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन की। पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली मैंने बात बताया, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हो रही हैं, लार्ज स्केल पे ध्यान दिया जा रहा है, और वो भी लार्ज स्केल के साथ साथ पुअर इंडस्ट्रीज का मतलब ये भी है कि हम नए लोगों को मौका ही नहीं दे पा रहे हैं, हमारी नई इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हो पा रही है उस चीज़ के लिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल पा रहा है उस चीज़ का। लैक ऑफ स्किल्स, ऑब्वियसली लैक ऑफ स्किल्स है हमारे पास। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने, बट वो सब फेल है मेरे हिसाब से। अभी तक मुझे देखने को कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं नजर आया। शायद आप लोगों को नजर आया हो तो मैं नहीं कह सकता, प्लीज़ अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस बारे में। और बोलूँगा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से कॉमन मैन डरता है। कॉमन मैन डरता है इसलिए क्योंकि उस पर सेविंग्स नहीं है, उस पर चीज़ें अपने आप पे नहीं है, तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में दिक्कत देगा ही। अब मैं बात करता हूं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या करेगा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे बहुत सारी, लंबी फेहरिस्त है स्कीम्स की, करीब 14-15 स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी, बट उसमें से कुछ 4 हैं जो मैंने निकाली हैं अपनी तरफ से। पीएम कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना हुई, उसके बाद नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम हुआ, उस्ताद स्कीम हुई, हिमायत स्कीम हुई। ये सारी स्कीम्स सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए करी गई। अब मैं बात करता हूँ नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम का। बात प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम 2.3 लाख टू दी 50 लाख बाई 2030। तो इसमें क्या था, प्रमोट करना है अप्रेंटिस प्रोग्राम को, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग देनी है बेरोजगारों को, जो कि एस्टिमेटेड जो फिगर है वो 2.3 लाख बंदे हैं उनको देनी है, वो भी वो 2030 तक। सारा विजन 2030 पे चल रहा है इस टाइम। अब उस्ताद स्कीम में क्या है कि हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ट्रेडिशनल को आर्ट एंड क्राफ्ट जो अपना हमारा जो एक तरह से देखा जाए तो अपने में एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता था आर्ट एंड क्राफ्ट हमारा, तो वो पूरी तरह से डाउनफॉल में जा रहा है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने। हिमायत स्कीम स्पेसिफिक विद दी जम्मू कश्मीर पीपल रखा गया है इसमें। जम्मू कश्मीर के बच्चों को, लोगों को, यूथ को इसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए किया गया है ये सारी चीज़ें। अब मैं आता हूँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्यों। प्रॉब्लम क्रिएट होने का कारण था, मैंने बताया था डिमोनेटाइजेशन, जैसे कि बोला आपको। डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत हुई। डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से सबसे बड़ा दिक्कत लोगों को ये फेस करनी पड़ी जिनके पास अभी तक हमारे पास देखा जाए तो बहुत से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो सारी बंद हो गई। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद पैसे का एक्सचेंज होना, पैसे को लाना मार्केट में, वो बहुत अपने आप में दिक्कतें देता रहा। तो डिमोनेटाइजेशन एक सबसे बड़ा कारण रहा इसके लिए। उसके बाद हुआ इकोनॉमिकल स्लो डाउन, वो भी इससे ही इंटर रिलेटेड है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ, फ्लो ऑफ मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल स्लो डाउन होगा ही होगा। और बचा कुचा जो था हमारा वो कोविड ने पूरा कर दिया इस साल प्रॉपरली। कोविड ने ऐसा धराशायी करा है कि मैं बोल रहा था कि कोविड ऑलरेडी हमें सब कुछ धराशायी कर चुका है। तो कुछ मेरे कंक्लूजन हैं इन सब चीज़ों से निकाले गए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। सबसे दुनिया की पॉपुलेशन में देखा जाए तो हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आते हैं, तो हम कैसे फर्स्ट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंट्री बन सकते हैं। पहला, हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जितना से हो सके उतना स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को।
दूसरा एजुकेशन सेक्टर पे, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज करना चाहिए और खासतौर से टेक्निकल एजुकेशन जो दी जा रही है वो ग्राउंड लेवल की टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए इन रेदर देन गिविंग दी बुकिश लैंग्वेज टेक्निक थिंग्स। ये दूसरा हुआ। तीसरा, देखा गया जैसे कि कोविड के टाइम में हम लोगों को कि हमारी हेल्थ सेक्टर अपने आप में कैपेबल इनफ नहीं थी कि हम इतने बड़े पेंडेमिक सिचुएशन को हैंडल कर सकें, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट को। हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव होगा तो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं इसके थ्रू, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको सेटअप करना चाहिए गवर्नमेंट को। टेक्निकल एजुकेशन इस टाइप की देनी चाहिए कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बंदे के अंदर डेवलप हो, रादर देन के मुझे जॉब करने जाना है, मुझे ये करने जाना है, तो उससे बेटर है कि बंदा खुद जॉब जनरेट करने वाला बने रादर देन के जस्ट गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो यही सब चीज़ें हैं और यही कंक्लूजन के साथ साथ मैं आशा करता हूँ कि हम अगले 10 साल या 5 साल में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हो जाएंगे, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली कंट्री हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, हेल्दी रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स।